फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा डिरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 1960 से लेके 1931 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट, गांधीवाद आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक होम रूल लीग आंदोलन के साथ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग आंदोलन जो गठन किया गया था, होम रूल लीग का जो गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम जो गठन किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका सबसे पहले गठन किया था। कब किया था? तो 16 अप्रैल 1916 को किया था। कहाँ किया था? तो बेलगांव में किया था। इनकी लीग का जो कार्य क्षेत्र था वह कर्नाटक, महाराष्ट्र में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि उनके कार्य क्षेत्र में मुंबई नहीं था। उनका कार्य क्षेत्र मुंबई को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में था, मध्य प्रांत एवं बरार था। फ्रेंड्स ये भी ध्यान दीजिएगा कि एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग का गठन किया था वो उन्होंने कब किया था? तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया था। कब किया था? तो सितंबर 1916 में। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने बाद में किया है। फ्रेंड्स मंथ याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में इजी रहेगा। एनी बेसेंट ने अपने लीग का मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? तो ये अड्यार में स्थापित किया था। एनी बेसेंट के लीग का जो कार्य क्षेत्र था वह तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर सारा मतलब कि पूरा भारत था। इन्होंने तिलक जी के कार्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में अपने लीग का मतलब अपने कार्य क्षेत्र को फैला लिया था। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार इसके दमन हेतु सक्रिय हुए तथा तिलक जी पर मुकदमा चलाया। फ्रेंड्स जो ये होम रूल लीग का गठन किया था वो इसके आंदोलन को देखते हुए, मीन्स की जो ब्रिटिश सरकार थी, उस समय तो भारत सरकार थी नहीं, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी इसके आंदोलन को प्रभाव को देखते हुए वो थोड़ा भयभीत हुई और उन्होंने तिलक जी के ऊपर मुकदमा चला दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जो ये गिरफ्तारी हुई थी इसमें तिलक जी, एनी बेसेंट और तमाम नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, इस गिरफ्तारी के चलते सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल होने लगे थे। मॉन्टेग्यू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया था। एनी बेसेंट को कब रिहा किया गया? तो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा के चलते। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ईयर पूछे जाएंगे। दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। फ्रेंड्स किसके प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ था। फ्रेंड्स इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता किसने की थी या अदर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको ये ध्यान देना है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में पुनर्वासी हुई थी। इससे पहले जो गर्मपंथ के नेता थे, मीन्स कांग्रेस में जो गर्मपंथ के नेता थे वो उससे कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन जो लखनऊ पैक्ट में एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से गर्मपंथियों की इस अधिवेशन में पुनर्वासी हो गई, मीन्स कि वे कांग्रेस से फिर से जुड़ गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कब स्वीकार किया था? तो लखनऊ पैक्ट में 1916 में स्वीकार किया था। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी अधिवेशन में राम कुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया था।
रामकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात कब हुई थी? तो लखनऊ पैक्ट 1916 के अधिवेशन में ही हुई थी। और रामकुमार शुक्ल ने उसी समय चंपारण में जो घटनाएं हो रही थी, ब्रिटिश सरकार जो दमनकारी नीति अपना रही थी, उसको रामकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताया। गांधीवाद आंदोलन, फ्रेंड्स यहीं से गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो वे गांधी जी एक मुकदमा के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 में, 1893 में वे गए थे। वहाँ उन्होंने अंग्रेजों की रंग भेद नीति का विरोध किया। जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज जो थे वे गांधी जी के साथ थोड़ा भेदभाव कर रहे थे, क्योंकि वे भारतीयों से या फिर जो सांवले कलर के होते थे वे उनसे घृणा करते थे। तो इसी चीज़ का विरोध गांधी जी ने वहाँ पे किया और यहीं से इनके आंदोलन की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, तो ये गांधी जी ने की थी। कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। जर्मन मित्र हरमन कालिनबाग की सहायता से टॉल स्टाई फार्म भी स्थापित किया गया। किसने किया? गांधी जी ने किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी निकाली थी। कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका भी गांधी जी ने निकाली थी। और ये जो पत्रिका निकाली गई थी उसके प्रथम संपादक कौन थे? तो उसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे या किसने निकाली थी, तो आपको ये आप इजीली बता सकें, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो लिखा गया था वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था और इसका संपादन किसने किया था? तो मनसुख लाल नजर ने किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। फ्रेंड्स लैंग्वेज भी ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी भारत में कब आए? तो 1915 में आए। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था? तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की। मीन्स किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्य में सरकार की सहायता करने की भी घोषणा कर दी, जिससे खुश होकर सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो गांधी जी को दी गई थी। किसने दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये गांधी जी को दी गई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कोचरब अहमदाबाद में की गई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरब अहमदाबाद में की गई थी। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पुनः स्थापित किया गया। पहले तो ये कोचरब में की गई थी, मीन्स की अहमदाबाद में 1915 में, और बाद में इसे 1917 में कहाँ स्थापित किया गया? तो साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम को पुनः से स्थापित किया गया। गांधी जी ने 1916 के होम रूल लीग आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। जो 1916 में होम रूल लीग जो आंदोलन चलाया गया था, गांधी जी ने उसको अपना समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि वह होम रूल लीग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह का क्रम इस प्रकार है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछे जा सकते हैं। तो जो चंपारण का आंदोलन हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, तो वो 1916 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। और इसी वर्ष खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सरकार जेल में बंद कर सकती है। और इस कानून को बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून भी कहा गया, क्योंकि सरकार की मंशा तो कुछ और थी। सरकार चाहती थी कि बिना किसी को ऊपर मुकदमा चलाए, मतलब कि जब सरकार चाहे तब वो किसी को बिना किसी वजह के किसी भी तरीके से वो बंद कर सकती थी।
रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल की घोषणा कर दी 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, उन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। जो सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसी समय ये हुआ था जब जनरल डायर ने लोगों पर, जो क्योंकि जनता तो ही वो निहत्थे गई थी, और वो सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो फौजी कमांडर जनरल डायर थे उन्होंने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे कि हजारों लोग मारे गए। फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक कुआं था और लोग उस कुएं में भाग रहे थे बचने के लिए, पर संयोगवश, दुर्भाग्यवश वहाँ पे लोग सारे लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ये जो हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। जो वहाँ उस समय के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे शंकर नायर, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। इस समिति में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ये जो भारतीय थे वे चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण थे। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया था हंटर कमीशन में, तो नाम ध्यान दीजिएगा। पहले है चिमन लाल सीतलवाड़, सेकेंड है सुल्तान अहमद एंड थर्ड है जगत नारायण। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, जयकर आदि थे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तुर्की का खलीफा जो था तुर्की का सुल्तान जो खलीफा था, उस समय उन लोगों के खिलाफ जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था, और इसीलिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहता था, और इसी वजह से मुसलमान नाराज़ थे। जो उस समय जो विश्व युद्ध चल रहा था, और जो विजेता देश थे जिसमें कि इंग्लैंड भी शामिल था, वह तुर्की के लोगों को टॉर्चर करना चाहता था, उन्हें पनिशमेंट देना चाहता था, और इसी वजह से जो सारे मुसलमान थे तुर्क के, वे सारे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और इस घटना के शीघ्र बाद ही मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोसानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा देशव्यापी आंदोलन छोड़ दिया गया। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1919 में दिल्ली में किया गया था। तिलक एवं महात्मा गांधी जैसे तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया था तथा इसे हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना जाता था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया। इसकी एक दुर्भाग्यवश था कि जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में
कोलकाता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने एवं असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 अगस्त 1920 को हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इस जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये जो कोलकाता में अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में CR दास ने ही असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस की नीतियों में आए बदलाव की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, GS खापर्डे, विपिन चंद्र पाल एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। कांग्रेस में कुछ चेंजेस आए जिसके वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, GS खापर्डे, विपिन चंद्र पाल एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और देश के जाने माने वकील CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालचारी, सरदार पटेल, T प्रकाश एवं आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। ये जो कांग्रेस में थोड़ा सा चेंजेस हुए थे, बदलाव आए थे, उसी की वजह से देश के जाने माने वकील जितने भी थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता CR दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का भी नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और वहां पे आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। और इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली में बैठक की तथा एक प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया। ये जो चौरी चौरा घटना हुआ, इसी के द्वारा गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय से जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, C राजगोपालचारी, CR दास आदि ने गांधी जी की आलोचना की। फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? तो 1923 में की। किसने की? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, चित्तरंजन दास। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महामंत्री बनाए गए। NC केलकर तथा श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्र प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। ये जो दल था वो भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा था। 1925 में वे विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफल हुए। कौन? तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास। इस पैक्ट के तहत गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिनर एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई। किस पैक्ट के तहत? तो स्वराज पार्टी पैक्ट के तहत ऑल इंडियन स्पिनर एसोसिएशन की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई। इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। मीन्स कि ये जो साइमन कमीशन आया था, इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था और इसके सभी सदस्य श्वेत थे। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है और यही कारण था कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि जितने भी इसके मेंबर थे वो सारे ही ब्रिटिश सरकार के थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस साइमन का जो
सुझाव था वो ये था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियायत शामिल हों। नेक्स्ट है, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो और वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ दी जाएं और एक लचीले संविधान का निर्माण हो। ये साइमन कमीशन का सुझाव था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुंचा, जहां इसका पुरजोर विरोध होने लगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, मीन्स कि इसका गठन तो पहले किया गया था, बट ये भारत कब आया, तो ये 3 फरवरी 1928 को आया और इसका विरोध होने लगा। लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लाला लाजपत राय को निर्ममता से पीटा गया और इसी वजह से लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के दौरान ही फ्रेंड्स लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीट दिया गया था लोगों के द्वारा। मीन्स के ब्रिटिश सरकार के जो आर्मी थे, मीन्स की आर्मी उस समय जो रहती थी, उनके जो सैनिक थे, उनके द्वारा लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को बहुत ही ज़्यादा मारा गया था डंडों से और इसी की वजह से लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। कब बनाई गई, तो 1928 में, जिसे अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई और नेहरू जी ने 1928 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत की और इसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया। इसमें जो था, इस रिपोर्ट में जो था वो क्या था, तो संवैधानिक सुधारों का खाका था। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति आदि सम्मिलित थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब किया गया, तो 1929 को। किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा लहराया गया। तो कब लहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये डेट पूछे जा सकते हैं। 31 दिसंबर 1929 और 26 जनवरी 1930 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के डांडी मार्च के साथ शुरू हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। नमक कानून को कब भंग किया गया था, तो ये 6 अप्रैल को किया गया था। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ थे। जो वेब मिलर थे वे कहाँ के थे, वे अमेरिका के एक पत्रकार थे। नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब उनके स्थान पे अब्बास तैयब जी उनके स्थान पर आए। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किससे की थी, तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया और इसी के बाद से ही अनेक सत्याग्रह शुरू हो गए। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ की। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा,
लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतकार को। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मणिपुर की 13 वर्षीय किशोरी गंडिल्यू ने भी अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाए। भारत में कर ना देने तथा लगान ना देने संबंधी आंदोलन भी चलाए गए। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो था, इसमें बहुत महिलाओं ने, मतलब कि बहुत लोगों ने इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा लोग इसमें किशोरियाँ भी जो थी, महिलाएं भी थी, वो लोग भी हिस्सा ले रही थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का भी गठन किया गया था। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श कर सकें। गांधी जी ने यरवदा जेल को एक मंदिर का नाम दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयास की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। किसके प्रयास से? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयास से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ये जितने टॉपिक आपको बताए गए, जो पॉइंट बताए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। जिसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी प्रदान करने होती 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में कांग्रेस में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा कि जो गांधी इरविन का जो दिल्ली में समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 29 मार्च 1931 को हुआ था, और जो पहला हुआ था तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब जान लेते हैं महात्मा गांधी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग हुआ था वह चंपारण में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रॉलेट सत्याग्रह था। कौन सा था? जो नेशनल लेवल पे था, तो ये रॉलेट सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए गांधी जी को पीटरमारित्जबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गए थे। फ्रेंड्स, सारे ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांधी जी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से प्रभावित थे गांधी जी? तो ये टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी MS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। फ्रेंड्स, इस जहाज का नाम भी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।